तैयार रहे। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट्स। फ्रंट्स, वाताग्र। देखो जरा वाताग्र क्या होते हैं। इसमें दो शब्द हैं, वात, वात प्लस अग्र। वात तो आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं, जैसे हमारे शरीर जो है, जब शरीर में कफ, पित्त, वात, इन चीज़ों में असंतुलन आता तब हमारा शरीर जो है बीमार पड़ता है। और ये जो है आप लोगों को पता है ना। आयुर्वेद के सिद्धांत के तहत। तो वैसे ही वात मतलब यहाँ पे क्या है, वात मतलब है हवा, वायु। तो वात मतलब है वायु, वायु। और अग्र का मतलब है सामने का हिस्सा, फ्रंट्स। इसीलिए तो नाम पड़ा ना फ्रंट्स, सामने का हिस्सा, यानी वायु के सामने का हिस्सा। तो वायु कौन सा, यहाँ पे सिर्फ वायु नहीं है, यहाँ बात होगी वायु राशि की, जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। वायु राशि, वायु राशि का सामने वाला हिस्सा। आप लोगों को पता है कि जो वायु राशि है वो कई परतों में चलती है, इसकी कई लेयर्स होती है ना। इसके पास ताप क्या होता है, इसका अपना ताप होता है, अपना आर्द्रता होती है, समान ताप समान आर्द्रता। ये एक समान ताप समान आर्द्रता वाली एक वायु राशि है। और इसी के सामने, इसके सामने का हिस्सा मान लो इधर है, इधर की ओर बह रही है ये, है ना, इसका डायरेक्शन सामने की ओर है, आगे की ओर है। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में दूसरी वायु राशि आ रही है, दूसरी वाली वायु राशि, ये वी है। इसके अलग अपने गुण है, इसके ताप और जो है आर्द्रता इसकी अलग है, इसकी अलग। इन दोनों की जो है आपस में बिल्कुल असमान है। अब बताओ, जब जब ये सामने आमने सामने आएंगे एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या मिलेंगे, मिलेंगी ये हवाएं। जब ये हवाएं मिलेंगी नहीं, यानी यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब इन दोनों में दोनों के गुण होंगे, इसके गुण होंगे और इसके दोनों की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, यहां पे मिलेंगी। तो जहां पे मिलेंगी ये दोनों की प्रॉपर्टी, वहां बनेगा वाताग्र। सिंपल। क्या बनता है वहां, वाताग्र बनता है। मैं फिर से एक बार बता दूं, एक कोई वायु राशि है, इसका अपना ताप है, अपनी आर्द्रता है, समान ताप इस वाले की समान है, अपनी अलग अलग है ना वायु राशियां, तो कोई कई ग्रुप में चल रही, समूह में चलती हैं। तो ताप है, आर्द्रता है, दाब है, गति है, जो भी फैक्टर हो सकते हैं वो सारी है। और इसकी अपने ताप है, अपनी दाब है, अपनी गति है, अपनी आर्द्रता है, अपना घनत्व है। ठीक है। अब दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज, दोनों के अलग अलग गुण हैं। पर क्या हुआ, ये दोनों ऐसे चल रही एक दूसरे के सामने। जब दूसरे के सामने चलेंगी तो यहां पर जहां मिलेंगी, वहां पे दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों के गुण हो जाएंगे। यानी इसी को संक्रमण भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, संक्रमण। संक्रमण स्थान है ये। तो जहां संक्रमण स्थान होगा वहीं बनता है वाताग्र, उसी को कहते हैं वाताग्र। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है बहुत ही सिंपल है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाताग्र होती हैं, बहुत ध्यान से समझिए, जो वाताग्र हैं वो हमेशा और हमेशा, मैं मुख्यतः शब्द यूज करना चाहूंगा, यानी अधिकतर, अधिकतर जो वाताग्र होते हैं ये बनेंगे मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांश, आप समझ रहे होंगे मध्य अक्षांश कौन से होते हैं, बीच वाले अक्षांश, बीच में, ना जो है नीचे, ना ऊपर, बीच में, ना नीचे ना ऊपर, यानी बीच में। क्लियर। मध्य अक्षांशों में मुख्यतः बनते हैं। ठीक है। अगर डेफिनेशन के तहत बताना है तो हम लोग क्या बताएंगे, डेफिनेशन बना लो, बना लो डेफिनेशन। जब दो वायु राशियां कैसी, अलग अलग गुणों वाली, दोनों के गुण अलग अलग हैं, अलग अलग गुणों वाली, जब दो वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती हैं, जब एक दूसरे के निकट आती हैं, तो जिस स्थान पर दोनों मिलती हैं, मिलेंगी, तो उनमें क्या है, उस स्थान पर दोनों वायु राशियों के गुण मिलते हैं।
दोनों वायु राशियों क्या मिलेंगे? गुण। इसी को अपसरण भी बोलते हैं। इस मिलने को क्या बोलते हैं? अपसरण। एक शब्द है अभिशरण, अपसरण नहीं, अभिशरण। और जो वायु राशियां, बताओ मुझे, वायु राशियां मिलती हैं आपस में? वो तो ऐसे चलती ना, गैप रहता है दोनों, आपस में कैसे मिलेंगे? तो वो अपसरण की प्रक्रिया होती है, वो मिलने की ना मिलने की प्रक्रिया है, और ये मिलने की प्रक्रिया है। तो जब अभिसरण होता है दोनों वायु राशियों का, तो उनके दोनों के गुण जो हैं वो आप संक्रमणीय, संक्रमणीय स्थान पर, संक्रमण के स्थान पर दोनों के गुण आपस में मिलते हैं, उसी को वाताग्र कहते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जहां वाताग्र होते हैं, जहां वाताग्र होंगे वो कहां होंगे? वहां वायु राशियां होंगी। फिर से मैं कह रहा हूं, वायु राशि जहां होगी वहां वाताग्र होंगे, ये कह नहीं सकते। यानी सभी वायु राशियों में वाताग्र नहीं बनेंगे, लेकिन जहां वाताग्र बनेंगे वहां वायु राशि जरूर होगी। क्लियर? गोल गोल घूम रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूं, जहां पे वाताग्र बनते हैं, आपने देखा वाताग्र कहां बनेंगे? जब दो वायु राशियां मिलेंगी, यानी क्या होगी? जहां वायु राशि होगी वहां वाताग्र होंगे ही। लेकिन लेकिन जहां वायु राशियां होंगी, वायु राशियां तो बहुत सारी है ना, हर समय थोड़ा ना वाताग्र बनेंगे। एक सिम एक जो है एक कंडीशन बनती है, और उस कंडीशन के तहत वाताग्र बनते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो हम लोग समझते हैं आगे वाताग्र बनने के जो है कारण क्या है। वाताग्र बनने के लिए जो कारण होते हैं, जिम्मेदार फैक्टर जो होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? वाताग्र के बनने के जिम्मेदार कारक कैसे बनेंगे? फैक्टरों की बात मैं कर रहा हूं, है ना, फैक्टर्स। देखो, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है भिन्न तापमान। दोनों जो वायु राशियां हैं उनका क्या होना चाहिए? भिन्न, डिफरेंस टेम्परेचर होगा। बताओ, जब तापमान अलग होगा तो अलग दाब होगा, अलग क्या होगा? दाब हो गया ना, तो अलग घनत्व होगा, अलग आर्द्रता होगी, है ना। सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। क्या? ये कि उनकी अलग ताप, आर्द्रता, दाब, गति, सब कुछ अलग होता है। तो मेन फैक्टर क्या होगा? ताप, यानी विभिन्न तापमान होना चाहिए, भिन्न भिन्न तापमान होना चाहिए दूसरे का। ठीक है। और दूसरा फैक्टर होना चाहिए, होता है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक दूसरे की तरफ चलनी चाहिए। जो वायु राशियां हैं वो कैसी चलनी चाहिए? एक दूसरे की ओर, तभी तो बनेगी। भाई एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, तो थोड़ा ना वाताग्र बनेगा। एक ऐसी आएगी, दूसरी विभिन्न दिशाओं में, भिन्न दिशाओं में, ये इधर चल रही, एक इधर चल रही, तभी तो वाताग्र बनेगा। तो दोनों की जो दिशाएं होनी चाहिए वो एक दूसरे की ओर होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से होनी चाहिए दूर, एक दूसरे की ओर होना चाहिए। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वाताग्र बनने के लिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं वाताग्र के लक्षण क्या हो सकते हैं, है ना। विशेषताएं हम लोगों ने देख ली, विशेषताएं देखनी, लक्षण मतलब अब विशेषताएं देख ली हम लोगों ने, फैक्टर्स देख लिए उसके कैसे बनती हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं उनके लक्षण, विशेषताएं। मैंने बताया ना कि जरूर ये वाताग्र कैसे बन रहे हैं, एक तो ऐसे बन रहे हैं, एक दूसरे की दिशा में होनी चाहिए। ऐसे ही वाताग्र बनने का एक और होता है, एक तो ये एक ऐसी जा रही है वायु, वायु की दिशा ऊर्ध्वाधर है, ये ज्यादा ऊंची है, दूसरी कम ऊंची है, दूसरी क्या है? कम ऊंची है। जो ये दोनों दूसरी एक दूसरे, इनका अपना लक्षण है, इनका अपना गुण है, मतलब इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अलग अलग गुण है ना दोनों में, ये तो आप लोग फैक्ट शुरू में देख चुके हैं। दोनों के अलग अलग गुण है, तो ये आपस एक दूसरे की ओर नहीं चलेंगे। जब एक दूसरे की ओर नहीं चलेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा? बीच में बनेगा वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वही बनेगा वाताग्र। क्या बनेगा? वाताग्र। क्लियर? यहां पे ऐसे भी बन सकता है वाताग्र। ठीक है, यानी ये जो अब जो वायु राशियां हैं ये कैसी चल रही है? ऊर्ध्वाधर चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। एक ज्यादा ऊंची चल रही, एक कम ऊंची चल रही, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगी? दोनों के बीच में, क्योंकि स्पेस रहेगा, दोनों तो मिलेंगे ही नहीं। अगर समान होती तब मिलती ना। इन दोनों का असमान गुण है दोनों में, इसका अपना गुण है, इसका अपना गुण है, तो आपस में नहीं मिलेंगी। जब आपस में नहीं मिलेंगी तो इन दोनों के बीच में भी क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में भी वाताग्र बनेगा। क्लियर? जो वाताग्र की मैं बताऊं, जो वाताग्र जो होती है ना, जो वाताग्र बनती, किन किन की वाताग्र बनती है? एक वायु राशि होती है, दो वायु राशियां अलग अलग होती हैं,
तो इनकी जो वायु राशियों की गति हो सकती है वाताग्र बनने में, तो वायु राशियों की गति मिनिमम 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मिनिमम 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस समय चलती हैं? आगे चलेंगे, अभी आगे चलेंगे, आने वाला है ये। अभी बताएं, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है यहां तक? तो दो हमने फैक्टर देख लिए। एक तो ये ऊर्ध्वाधर जब चलती है, फैक्टर नहीं, ये हम देख रहे हैं विशेषताएं। तो ये वाताग्र, हाँ ये वाताग्र जो है लंबवत वायु राशियों में भी बन सकते हैं। और दूसरा, इनकी मिनिमम गति जो हो सकती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर लगभग। देखो जहां पे वाताग्र बना था ना शुरू में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे वाताग्र बन रहा था, ये वाताग्र बनना था। जहां वाताग्र बनता है उसी को हम लोग कहते हैं, उसी का एक और नाम है वाताग्र। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखना पसंद करूंगा। एक जहां पे बनता है उसको वाताग्र जनन भी कहते हैं, जनन, वाताग्र जनन कहते हैं। और दूसरा, जहां पे भी खत्म होंगे, खत्म कैसे होंगे? अब सोचो, वाताग्र जनन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? चीजें क्या जरूरी है? एक तो आप लोग खुद से बोलने की कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगी। निश्चित ताप होना चाहिए, निश्चित दाब होना चाहिए, निश्चित, सब कुछ निश्चित, फिक्स, अलग अलग वायु राशियों का ना, निश्चित ताप, निश्चित दाब, निश्चित घनत्व, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि ताप फैक्टर निश्चित है तो सारी चीजें लगभग लगभग निश्चित होंगी। और अगर इनमें असंतुलन आ गया, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वाताग्र नहीं बनेगा। जब वाताग्र नहीं बनेगा तो वाताग्र समाप्त हो जाएगा। उसी समाप्त को ही कहते हैं वाताग्र क्षय। क्षय, क्षय मतलब क्या होता है? खत्म होना, घट जाना, वाताग्र क्षय बोलते हैं। यदि ये असंतुलित हो जाएगा, निश्चित की जगह अनिश्चित हो जाएगा, तो वाताग्र क्षय हो जाएगा। और यही कंडीशन वाताग्र जनन, वाताग्र जनन प्लस वाताग्र क्षय, यही दोनों कंडीशन मिलके क्या बनाती हैं? यही दोनों कंडीशन मिलके प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन चक्रवात का निर्माण करती हैं। यही दोनों कंडीशन, वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय, क्या बनाएंगी? चक्रवात और प्रतिचक्रवात। सोचो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वायु राशियां, वायु राशियां से क्या बन रहे? वाताग्र, वाताग्र से क्या बनते हैं? चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा? डेफिनेटली यही होगा। तो हम लोग लिंक से पढ़ते हैं ना, तो चीजें हम लोगों के लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती हैं, सतह दर सतह। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी वाताग्र में नेक्स्ट है। ये पॉइंट मेरा 3 मान लो, तीसरी पॉइंट है ना। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला जो विशेष लक्षण था वो था, एक तो ये ऊर्ध्वाधर की ओर चलती हैं, ऊर्ध्वाधर, मैं पहला यहाँ पे लिख दूं, ऊर्ध्वाधर चलती हैं, तब भी इनके बीच में वाताग्र बनता है। दूसरा फैक्टर क्या था? इनकी मिनिमम जो स्पीड थी वो 50 और मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर है ना, और मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा, वाताग्र जनन। जब वाताग्र बनता है उसको वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र कब बनता है? जब निश्चित ताप, निश्चित दाब, निश्चित घनत्व होता है। और यही जब इनमें असंतुलन आ जाता है तो वाताग्र समाप्त हो जाता है, उसको वाताग्र क्षय कहते हैं। और वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय की जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट होगा मेरा 1 2 3 4, हाँ फोर्थ पॉइंट होगा, सबसे अधिक वाताग्र कहां बनते हैं? सबसे अधिक जो वाताग्र है उनका निर्माण किस क्षेत्रों में होता है, किन क्षेत्रों में होता है? अब बताओ सबसे अधिक वाताग्र कहां होगा? जहां तापमान सबसे बड़ा फैक्टर है ना, तो जहां तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होगा, जहां तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होगा, तापमान में सर्वाधिक अंतर, वहां वाताग्र अधिक बनेंगे। सर्वाधिक अंतर, तो सब सर्वाधिक अंतर कहां होता है? तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता दूं, द्रोणिकाओं में सबसे ज्यादा जो है अंतर पाया जाता है। द्रोणिका, द्रोणिका को हिंद मतलब एक दूसरे शब्दों में इसको दून भी कहा जाता है। दून, अभी भी नहीं समझ में आया ना? तो अब समझ में आएगा। दून का मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच का स्थान, दो पहाड़ियों के बीच की जगह, बीच के स्थान को हम लोग दून कहते हैं। जैसे जैसे आपने सुना होगा देहरादून,
वो क्या है? वो द्रोणिका है, दो पहाड़ों के बीच के स्थान है, और वहां पर सबसे ज्यादा क्या बनेगा? वाताग्र बनेगा, समझे? और जहां वाताग्र बनता है वहां हमेशा, हमेशा तो नहीं कह सकते, मतलब लगभग ज्यादातर, वहां ज्यादातर बादल छाए रहते हैं। क्या छाए रहते हैं? बादल। और जब बादल छाए रहते हैं तो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे, वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और अगर वर्षा करा रहे तो इसका मतलब मौसम के लिए भी जिम्मेदार है कौन? वाताग्र, मौसम के लिए भी जिम्मेदार है। मैं फिर से बता रहा हूं, जहां सबसे अधिक वाताग्र वहां बनते जहां तापमान में सबसे ज्यादा अंतर होता है, मतलब ठंडा ज्यादा एकदम गर्म, इस टाइप से अंतर होते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा वाताग्र बनते। तो ऐसे वाताग्र दून में ज्यादा बनते, द्रोणिकाओं में ज्यादा बनते। द्रोणिका मतलब दो पहाड़ियों के बीच के स्थान, और उसी से एक नाम हम लोगों ने लिया, हमारे यूके में एक जगह है देहरादून, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा। तो हम कह सकते हैं जहां पे वाताग्र बनते हैं वहां बादल छाए रहते हैं, और जहां बादल छाए रहेंगे वहां वर्षा होती ही होती होगी, और मौसम के लिए भी जिम्मेदार होते हैं वाताग्र। क्लियर? मैं गया हूं ठंडी। हाँ, ठीक है, इतना सही है, इतना क्लियर है। 4 पॉइंट थे, ज्यादा मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि ये समझाना है आपको। ओके, क्लियर है? हम्म। अब हम लोग वाताग्र के थोड़े प्रकार देख लेते हैं ना, वाताग्र के प्रकार देख लेते हैं। वाताग्र के प्रकार सिंपल है। वाताग्र के प्रकार, पहला अगर हम लें तो हम कह सकते हैं उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र, अब इसी के पैरेलल आप बता सकते हो दूसरा कौन सा हो सकता है? शीत वाताग्र, है ना? देखो, जो उष्ण वाताग्र, मैंने क्या कहा? वाताग्र कैसे बनती है? दो वायु राशियों के, और दो वायु राशियां चलनी कैसी चाहिए? इस तरह से। यहाँ पे प्रोमिनेंट कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? महत्वपूर्ण वायु राशि कौन सी होगी? जो उष्ण होगी, यानी एक गर्म वायु राशि है और एक दूसरी ठंडी वायु राशि है, ठीक है? क्या हुआ? गर्म वायु राशि ज्यादा है, ठंडी वायु राशि कम है। अब आप मुझे बताओ, ठंडी वायु राशि हमेशा नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी? बताओ, ठंडी वायु राशि में दाब ज्यादा होता है, ठंडी वायु राशि में घनत्व ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली नीचे नीचे रहेगी। और उसके ऊपर कौन आएगा? उसको ढकेल कर ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, इस तरह से। ये गर्म थी और ये ठंडी वायु राशि है, मान लो, ठीक है? क्या हुआ? गर्म वाली जो है वो इस तरह से ऊपर चढ़ जाएगी इसके, और ठंडी वाली नीचे आ जाएगी। क्लियर? अब बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी वायु राशि, किसका प्रभाव ज्यादा है? किसका प्रभाव ज्यादा है? तो आपको पता चलेगा कि गर्म जो वायु राशि है उसका प्रभाव ज्यादा है। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा गर्म, गर्म क्षेत्र रहेगा तुलनात्मक। गर्म जहां प्रवाहित होगी ये धारा, वहां गर्म क्षेत्र रहेगा, ठीक है? अब जब गर्म क्षेत्र रहेगा, आप बताओ, यहाँ पे गर्म भी हवा है, ठंडी भी हवा, दोनों मिलकर क्या कराएगी? वर्षा तो कराएगी, लेकिन गर्म ज्यादा है ना, तो वर्षा कम होगी इसमें। लेकिन वर्षा कम होगी, धीमी वर्षा होगी, लेकिन लंबे समय तक वर्षा होगी, लंबे समय तक वर्षा। और यही वाताग्र, उष्ण वाताग्र ही किसका निर्माण करता है? ये अलग अलग जो बादलों के प्रकार होते हैं ना, आगे चल के हम लोग समझेंगे वर्षा वाले चैप्टर में, जो बादलों के प्रकार होते हैं वर्षा वाले टॉपिक में, तो वर्षा के अलग अलग बादलों के प्रकार का ये निर्माण करते हैं, अलग अलग बादलों का भी निर्माण करती है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, जो उष्ण वाताग्र है, उष्ण मतलब गर्म, तो गर्म हवा इसमें ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रभावशाली होगी। ठंडी इसमें तुलनात्मक कम प्रभावशाली होगी। तो क्या होगी? हवा तो गर्म है, वो तो ऊपर ही जाएगी, तो ये इसको नीचे ढकेलेगी। ढकेल कौन रहा है? गर्म हवा, गर्म हवा इसको नीचे ढकेलेगी। तो क्या हो जाएगा? तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा जहां पे मिलती है, थोड़ी बहुत तो मिलेगी ढकेलने पे, जब मिलेगी यानी वाताग्र जहां बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्षा, वर्षा लेकिन होगी कैसी? कम वर्षा होगी, लंबे समय तक वर्षा होगी, ठीक है? और जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित होगी वहां का जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा? गर्म। और दूसरा जो वाताग्र है ठीक इसका अपोजिट है, शीतल वाताग्र।
शीतल वाताग्र। इसका मतलब हवाएं वही है, लेकिन पहले कौन प्रोमिनेंट थी सबसे ज्यादा, कौन महत्वपूर्ण, कौन ज्यादा प्रभावशाली थी, तो आपको पता चलेगा गर्म हवा। अब शीतल में ठंडी हवा ज्यादा प्रभावशाली है। अब ये क्या करेगी, अब ये गर्म हवा को जो है ऊपर ढकेलेगी, ये अपने आप को नीचे ढकेल देगी उससे टकराने के बाद, उससे मिलने के बाद। मिलती तो है ही नहीं ना, वाताग्र बनेगा, नीचे ढकेल देंगे अपने आप को। और जब नीचे ढकेलेंगे, और ये भी गर्म हवा है, ठंडी हवा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज वर्षा होगी, तीव्र वर्षा ये कराती है, तीव्र वर्षा कराएंगी, लेकिन कम समय के लिए, कम समय के लिए, और तीव्र वर्षा कराएंगी। ठीक है, वर्षा होगी लेकिन तीव्र, यानी वर्षा तीव्र होगी, तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे तीव्र ढलान बनती है इसकी। ढकेल कौन रहा है, ठंडी ना, जब ठंडी ढकेलेगी वही तो नीचे आनी उसी को, तो तीव्र ढलान बनाएगी यहाँ पे। शीतल में तीव्र ढलान बनाएगी, और यहाँ पे बताओ मुझे कैसी ढलान बनेगी, यहाँ पे अपेक्षाकृत कम ढलान बनेगी, हल्की ढलान बनेगी, हल्का ढाल बनाएगी। ढाल यही है नीचे, ये जैसे ये आई और एक ऐसे चलेगी नीचे, ये ढलान होगी, ये इसका ये ढलान है। वैसे ही अब आपको पता है ठंडी हवा तो नीचे ही जाएगी, और ज्यादा प्रोमिनेंट भी है ठंडी, तो ज्यादा नीचे जाएगी ये, और दूसरी जो वो ऐसे निकल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तीव्र ढलान बनेगी, और तीव्र ढलान बनेगी तब जब अचानक बहुत तेज बारिश आती है, तो उससे शीतल वातावरण, नहीं 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 नहीं, उसको कैसे बोल सकते, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वाताग्र बनने के लिए कंडीशन भी तो होनी चाहिए। कंडीशन देखो आप क्या बनेगी, कैसे वाताग्र बनते हैं, दो वायु राशियां। अब वायु राशियां पकड़ो, वायु राशियां कैसे बनती हैं, तो पीछे जाओ, तो वहां पे वाताग्र बनेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं भी तेज बारिश होने तो वाताग्र बन रहे हैं ना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। खैर, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, दो वाताग्र हमने देखे। दो और वाताग्र के प्रकार, मतलब टोटल 4 प्रकार होते हैं वाताग्र के, दो हल्के फुल्के तरीके से वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कभी कोई 1 लाइन का क्वेश्चन बन जाए आप लोगों के काम का। तीसरे तरह का जो वाताग्र है, उसका नाम थोड़ा सा टफ जरूर है, संरोधित, संरोधित वाताग्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्यूलिड, ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड वाताग्र, ऑक्लूडेड वाताग्र मीन्स फ्रंट्स। क्लियर, कुछ नहीं है ये संरोधित। इसमें क्या होती है, हवा जो है, दो हवाएं, एक तो गर्म हवा, एक ठंडी हवा, मतलब वायु राशि, ये एक दूसरे की तरफ बह रही हैं। वाताग्र तो तभी बनते हैं ना भैया जब एक दूसरे की तरफ बहेंगे, एक दूसरे की तरफ बहते हैं, और बहते बहते क्या हो जाती है, एक दूसरे में घुस जाती है। एक दूसरे में क्या करेंगे, घुस जाएंगी, ठंडी गर्म इस तरह से इसमें मिल जाएंगी, घुस मिलेंगी नहीं, घुस जाएंगी। ठीक है, घुस जाएंगी, जब एक दूसरे में घुस जाएंगी तो यही क्या होता है, यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा संरोधित वाताग्र। ठीक है, यानी शीतल हवा की इसमें गति अधिक होती है, और वो क्या करती है, वो गर्म जो वायु राशि है उसके बीच में ये घुस जाती है शीतल हवा। और जो चौथा प्रकार है वो है स्थिरवत, स्थिरवत। आप लोग समझ रहे हो ना, स्थिर से जोड़ो, स्थिर, स्टैचुरी, यानी मैं कह सकता हूं इसको स्टेशनरी भी। तो स्थिरवत वाताग्र का मतलब ये है, क्या स्थिर हो जाएंगे, लगभग स्थिरवत है ना, एकदम स्थिर नहीं, लगभग स्थिर हो जाती है, यानी गर्म हवा अपनी बह रही है, उसके नीचे ठंडी हवा बह रही है, एक दूसरे की तरफ ही तो बहते हैं, गर्म हवा तो ऊपर ही रहेगी और ठंडी हवा अपनी तरफ बह रही है। तो यहां पर स्थिर का मतलब एक तरह से रुके हुए जैसा महसूस होगा, रुके हुए जैसा। और ये कंडीशन किसके लिए होती है आपको बता दूं मैं, ये कंडीशन क्या करती है, ये कभी भी चक्रवात नहीं बनाएगी। तो अगर ऐसे पूछा जाता है कि चक्रवातों का निर्माण किस, अब चक्रवात और प्रति चक्रवात किससे बनते हैं, वाताग्रों से बनते हैं। और अगर ये आ जाता कि चक्रवात जो है वो किस वाताग्र से नहीं बनते हैं, या किस वाताग्र से उनका निर्माण नहीं होता, तो आप कह सकते हैं वो एक वाताग्र हमारा स्थिरवत वाताग्र। क्लियर, क्लियर। और आपको पता चलेगा जो वाताग्र होते हैं ना, जो शीतोष्ण
अब आगे चल के हम लोगों को इसी को देखना है, शीतोष्ण और जो उपोष्ण, शीतोष्ण मतलब ठंडे, उपोष्ण मतलब लगभग ठंडे। तो इनके जो कटबंध है, इनमें जो कटबंधीय शीतोष्ण और उपोष्ण कटबंधीय जो चक्रवात आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं वाताग्रों की वजह से। अब हम लोगों ने वाताग्र तो जान ही लिया है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं वाताग्रों में, है ना। तो हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करें ना पूरा, क्यों फिर इतना रिस्क लें कि लगभग पढ़ लिया और पता चले जो बाद में रिमेनिंग बच गया उसी से कुछ आ गया, तो रिस्क नहीं ले सकते ना। इससे अच्छा है हम लोग पूरा उसको पढ़ ही ले एक तरह से सिस्टमेटिक। वाताग्र, एक आपने नाम और सुना होगा या शायद ना सुना हो, वाताग्र प्रदेश। वाताग्र प्रदेश, ये क्या होते हैं वाताग्र प्रदेश? कुछ नहीं है, वाताग्र अगर लगाए तो मतलब दो वायु राशियां तो होंगी ही, और विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां होंगी, है ना। तो जब विभिन्न स्वभाव वाली जो वायु राशियां मिलती हैं आपस में, वही चीज जहां पे मिलेंगी तो दोनों के गुण होंगे, जब दोनों के गुण होंगे उसी को वाताग्र प्रदेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वाताग्र प्रदेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि इनके प्रकार थोड़े इंपॉर्टेंट है। वाताग्र प्रदेश के 3 प्रकार होते हैं। वाताग्र जो प्रदेश है इनके 3 प्रकार होते हैं, ये थोड़ा जरूरी था। वाताग्र प्रदेश समझ गए ना, जब दोनों वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों के गुण जो है जहां पे मिलती हैं, जो संक्रमण प्लेस है, संक्रमण स्थान है, उस संक्रमण स्थान पर उन दोनों वायु राशियों के गुण आ जाते हैं, वहीं क्या बनती है? वहीं पे वाताग्र प्रदेश बनता है। और पूरे विश्व में कितने प्रकार के वाताग्र प्रदेश पाए जाते हैं? तो वो हैं 3 वाताग्र प्रदेश पाए जाते हैं। जो पहला वाताग्र प्रदेश है वो है आर्कटिक। आर्कटिक, आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। आर्कटिक वाताग्र प्रदेश कैसे बनते हैं तो आपको बता दूं, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, पढ़ाई है वायु राशियां। तो इसमें आर्कटिक है ना, आर्कटिक, तो आर्कटिक में क्या होता है? महाद्वीप होता है ना, महाद्वीप, और दूसरा महासागर। क्लियर होगा ना आप लोगों, तो क्लियर होगा महासागर। जब ये दोनों वायु राशियां, इनकी जब दोनों की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है? तो यही बनता है, इनके दोनों के मिलने से वायु राशियां। अगर आप लोग आर्कटिक को किससे डिनोट कर रहे थे? ए से ना, महाद्वीपीय है यानी सी, और दूसरी कौन सी है? मैरीटाइम, ए। जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। मिलने का मतलब वही, मिलने का मतलब ये आ रही है सी ए, और इधर से आ रही है एम ए, और ये दोनों जहां पे मिलेंगी, ये जो दोनों संक्रमण प्लेस होगा, इसी को हम लोग कहेंगे आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। अब देखो सरल है, बिल्कुल सरल है। अब सोचो मैं पहली वाताग्र आपको बता देता तो आपको सी ए और एम ए समझ ही में नहीं आता। तो लिंक करके पढ़ने से ये फायदा होता है। यही नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं, चीजें हमारे सिस्टमेटिक हमारे दिमाग में रहती है। जो दूसरा प्रकार है आर्कटिक हमने देख लिया, दूसरा है ध्रुवीय। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश यानी ये जो है ये मध्य अक्षांशों में बहता है। आपको पता है मध्य अक्षांशों में बहता है, मतलब बनती है वाताग्र, ठीक है। दोनों गोल और दोनों गोलार्धों में, मध्य अक्षांश मतलब दोनों गोलार्ध, नॉर्दर्न और साउदर्न। मध्य अक्षांश का मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, 30 से 45 कर लो, 30 से 45 डिग्री मध्य अक्षांश होते हैं, उनके बीच में। आपको पता है टोटल एक अक्षांश कितना होता है? इधर 90 होता है, इधर 90 होता है, तो 90 का आधा 45 ही तो होगा, मध्य अक्षांश 45 तो वही तो है 30 से 45 के बीच में वाताग्र बनेंगे, ध्रुवीय जो वाताग्र होंगे प्रदेश। तीसरा और आखिरी जो है वो है, मैं इसको आगे बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अंतः। अंतः मतलब अंदर की ओर। अंतः, आप एक क्षेत्र बचा है, कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय वाताग्र प्रदेश। अब मुझे बताओ, अंतः मतलब अंदर है, अंदर का मतलब अगर उष्ण कटिबंधीय है पूरा तो अंदर का मतलब भूमध्य रेखा की ओर ना, तो इसको एक और नाम देते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय निम्न। और कौन सा दाब बनेगा यहाँ पे? निम्न वायुदाब बनता है ना, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की ओर विस्तार, अंदर की ओर विस्तार है ना, तो निम्न वायुदाब की ओर,
किसका विस्तार होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय वाताग्र प्रदेशों का। ये इस तरफ बढ़ते हैं नीचे की ओर, विषुवत रेखी, अंतः लगा है ना, अंतः मतलब अंदर की ओर, ठीक है। और अब वो लोग सुने, ये जो मैंने बता रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये वो लोग सुने जो ये पूछ रहे थे कि जब व्यापारिक पवनें जो होती हैं, व्यापारिक पवनें, इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर रहा हूं, जो व्यापारिक पवनें उत्तर से पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर चलती हैं ना, तो ये दोनों मिलती हैं तो क्या होता है? तो यही होता है उष्ण कटिबंधीय वाताग्र प्रदेश बनते हैं। क्लियर है? और वो लोग खुद ही सोच रहे होंगे या सोच चुके होंगे कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसने पूछा था ये चीज़। मैंने कहा था ना इसकी चीज़ आगे जवाब मिलेगा, और आपको मिल गया यहाँ पे। इसीलिए मैंने ये बताने की कोशिश की, जब हमारी उत्तरी गोलार्ध जो व्यापारिक पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व की ओर चलती हैं, तो दोनों मिलेंगी ना। और कहाँ मिलेंगी? विषुवत रेखीय क्षेत्र में मिलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर, अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की। व्यापारिक पवनों में जाएं तो जब मिलती हैं तो उनको हम वहां प्रदेश कौन सा वाताग्र बनेगा? तो वहां वाताग्र बनता अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आप खुश हो गए? और यहाँ